हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निफाई आईक्यू। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम लोग इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक लास्ट 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे अपनी बुक PMFIS की इन्वायरमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 3 है, इसका नाम है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, सक्सेशन एंड होम्योस्टेसिस। तो इसमें हम 2 मेजर हेडिंग पढ़ेंगे, जिसमें पहली है सक्सेशन कैसे होता है किसी भी एरिया में, और दूसरी हमारी हेडिंग है होम्योस्टेसिस की। तो हम यहाँ पे नीचे अपने फंक्शंस देख लेते हैं इकोसिस्टम के हमारे कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला फंक्शन है इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली किसी भी एरिया में इकोसिस्टम डेवलप कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को हम यूजुअली इन्वायरमेंट की भाषा में इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, है ना। कि कैसे प्लांट्स आए, कैसे इकोलॉजी बढ़ी उस एरिया की, पहले कौन से प्लांट्स थे, उसके बाद कौन से प्लांट्स आए, फिर लास्ट में कौन से प्लांट्स रहेंगे उस एरिया में। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये, और इसी से इकोसिस्टम डेवलपमेंट होता है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है हमारे इकोसिस्टम का, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस भी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इट इज़ एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंजेस। तो ये फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म भी है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे 2 फंक्शन हो गए इकोसिस्टम के। फिर तीसरा हमारा फंक्शन क्या होता है, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेंज। तो आपको पता होगा इकोसिस्टम में एक जानवर दूसरे को खाता है, या फिर एक प्लांट को कोई जानवर खा रहा है, फिर उस जानवर को कोई दूसरा जानवर खा रहा है। तो बेसिकली एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है फूड चेन में। तो फूड चेन बेसिकली ऐसी होती है कि सपोज कोई लीफ है, प्लांट की कोई लीफ है ना, इसमें कोई ग्रास हॉपर बैठा है, ग्रास हॉपर, राइट। अब ये ग्रास हॉपर इस पत्ती को खाएगा, राइट। इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है, लिजार्ड। और इस लिजार्ड को कौन खा लेता है, ईगल। तो इस तरीके से एक हमारी फूड चेन बन जाती है ना, कि ये इसको खा रहा है, फिर यहाँ से एनर्जी इसके थ्रू इसको मिल रही है, फिर वही एनर्जी इसको मिल रही है, राइट। एक ये भी हमारा इकोसिस्टम का फंक्शन है एक, कि हमारा एनर्जी कैसे फ्लो होती है। फिर इसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसे हम बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे इन्वायरमेंट में, वो कैसे आपस में घूमते हैं। जैसे आप केस देख लें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, राइट। लेकिन ये डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते। तो प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए नाइट्रोजन एक प्रोसेस चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है हमारी, ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाती है जिसे प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती कैसे है, लाइटनिंग से होती है। जब किसी भी एरिया में बिजली गिर रही हो, वहाँ भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहता है। फिर उसके बाद हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ऐसी फॉर्म में चेंज होगी जो प्लांट्स कंज्यूम कर सकेंगे। फिर प्लांट ये नाइट्रोजन को लेके ग्रो करेंगे, है ना, ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, कोई फूड प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद, और फिर डेथ हो जाएगी इनकी। डेथ होगा तो क्या होगा, प्लांट फिर सॉइल में जाके डिकम्पोज होगा, राइट, डिकम्पोज। तो होगा क्या कि जैसे ही सॉइल में जाएगा तो वापस जो नाइट्रोजन था हमारा, वो फिर सॉइल में आ गया। या फिर किसी ने प्लांट को बर्न कर दिया अगर, तो उस केस में एटमॉस्फेयर में सीधे चला जाएगा नाइट्रोजन हमारा, है ना। तो ये बेसिकली एक पूरी साइकिल बनती है। इसी तरीके से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की हम साइकिल देखेंगे कि कैसे होती है। तो हम अब आगे चलते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है हम वो देख लेते हैं। सो बेसिकली सक्सेशन इज़ अ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। तो कोई भी इकोलॉजिकल टाइम स्केल में, इकोलॉजिकल टाइम स्केल से मतलब क्या है, अगर सपोज करिए कोई लैंड का एरिया है, यहाँ पे
पहले सबसे कौन से प्लांट की स्पीसीज़ आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, है ना, फर्स्ट कौन सी आई, फिर सेकंड नंबर में कौन सी आई, फिर थर्ड कौन आई, फिर सपोज फोर्थ में कौन से नंबर पे आएगी। तो ये पूरी इस एरिया की इकोलॉजिकल टाइम स्केल बताती है कि मतलब सबसे पहले कोई कुछ और था, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। तो ये जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये एक इकोलॉजिकल टाइम स्केल ही है यहाँ पे, है ना। और ये टाइम हंड्रेड्स ऑफ ईयर में होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत चेंज हो जाते हैं एक स्पीसीज या दूसरे उसमें। तो इसमें आपस में एक कम्युनिटी के आने के बाद दूसरी कम्युनिटी आने में लगभग 100 ईयर्स का या उससे कहीं ज़्यादा का डिफरेंस होता है। कहीं पे ये प्रोसेस फास्ट होती है, कहीं पे ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है ना। तो हमने बेसिकली इकोलॉजिकल टाइम स्केल देख ली। तो सक्सेशन क्या है, बेसिकली डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। तो जब वेजिटेशन में किसी एक डायरेक्शन में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सक्सेशन, है ना। फिर हम आगे चलते हैं। तो किसी भी एरिया में जो सबसे पहले प्लांट आते हैं उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीसीज, पायनियर कम्युनिटी। और जो फाइनल स्टेज में जो प्लांट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहले जो आएगा उसको पायनियर बोलेंगे, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको क्लाइमैक्स। सो बेसिकली जैसे जैसे सक्सेशन होता है ना, हमारी जो कम्युनिटी होती है प्लांट्स की, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो मतलब जो हमारी क्लाइमेक्स स्पीसीज होगी वो मोस्ट स्टेबल होगी हमारी, स्टेबल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये हमारी आगे बढ़ती जा रही है, हमारी बोथ प्रोडक्टिविटी एज वेल एज स्टेबिलिटी उस कम्युनिटी की बढ़ती जाती है। और जो हमारे ये जो बीच के कम्युनिटी आते हैं पायनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में, इसको हम सक्सेशनल स्टेजेस बोलते हैं या सीरीज़ बोलते हैं। जितनी भी हमारी ये बीच वाली कम्युनिटी आती हैं, ट्रांजिशनल कम्युनिटी जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ खुद बनती हैं फिर रिप्लेस्ड भी हो जाती हैं ड्यूरिंग सक्सेशन। और इनको हम क्या बोलते हैं, किसी एक स्टेज बोलते हैं कि ये पहला स्टेज था, फिर इसके बाद दूसरा स्टेज आएगा प्लांट स्पीसीज का, है ना। और फिर इन कम्युनिटीज़ को हम क्या और भी क्या कह सकते हैं, सीरियल कम्युनिटीज़ बोल सकते हैं। सीरियल कम्युनिटीज़ क्या हैं, बेसिकली जो हमारी पायनियर कम्युनिटी है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितनी कम्युनिटीज़ आ रही हैं उनको हम सीरियल कम्युनिटी कह सकते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे सक्सेशन में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, राइट। फिर न्यूट्रिएंट भी बढ़ता है, फिर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ती है, और जो हमारी फूड वेब है वो भी बढ़ता है। तो फूड वेब एक मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में फूड चेन बताई थी, जिसमें लीफ थी, उसको ग्रास हॉपर खा रहा था, राइट। ग्रास हॉपर खा रहा था, फिर इसको लिजार्ड खाएगी, फिर इसको ईगल खा लेगा लास्ट में। तो ये फूड चेन है, एक जो एक तरीका बताती है एनर्जी का। लेकिन जो इकोसिस्टम है ना हमारा, उसमें कोई ये फिक्स नहीं होता है कि लिजार्ड खा ली तो लिजार्ड को कोई स्नेक भी खा सकता है ना। तो ये दूसरी वो बन जाएगी। तो इस तरीके से कई वो ऑप्शन होते हैं, फूड वेब पूरा होता है कि कौन किसको खा सकता है। तो कई जब फूड चेन्स मिलती हैं आपस में तो वो फूड वेब का फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ती है ना पायनियर से क्लाइमेक्स की तरफ, वैसे वैसे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इन फूड वेब बढ़ती जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी इन फूड वेब से बढ़ने का मतलब ये है कि आपके खाने की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो मतलब लिजार्ड है तो लिजार्ड को खाने वाले कई लोग हो गए, है ना। ईगल भी खा रहा है, स्नेक भी खा रहा है, स्नेक को खाने वाले कई लोग हो सकते हैं, है ना। या नेवला हो सकता है, ईगल भी खा लेता है स्नेक को। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, मतलब और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं फूड फूड वेब हमारी। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे इसके पहले कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो अब ये कौन सा एरिया होगा जहाँ पे कोई कम्युनिटी ही नहीं है? तो ये कौन सा एरिया हो सकता है? जैसे कोई नई रॉक आई है, या फिर कोई नया डेल्टा बना है, कोई सैंड ड्यून नया बना है, या एमर्जिंग वॉल्केनो आइलैंड है कोई, है ना, या लावा फ्लोज है जो ठंडा होके रॉक का पार्ट ले लेगा, या ग्लेशियल मोरेन नया कोई है। ग्लेशियल मोरेन क्या होता है? हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, ऐसे एरिया जो ग्लेशियल के रिट्रीटिंग ग्लेशियर के कारण बनते हैं, है ना। फिर इसके बाद स्लोप्स ऐसी कोई नई हो सकती हैं जो लैंड स्लाइड के बाद एक्सपोज्ड हो गई हो। तो मतलब ऐसा कोई नया एरिया जो बना है एकदम, वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन शुरू होता है।
तो प्राइमरी सक्सेशन में जो स्पीसीज़ होती हैं वो पायनियर स्पीसीज़ ही होती हैं। हमने पढ़ा है जैसे लास्ट उसमें कि पायनियर स्पीसीज पहली कम्युनिटी होती है या पहली कम्युनिटी ऑफ स्पीसीज होती है जो किसी एरिया को ऑक्यूपाई करती है। तो ये कौन कौन सी होती हैं, इसमें माइक्रोब्स आते हैं, लाइकेन आते हैं और मॉसेस। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है कि कोई भी नया एरिया जो होता है सबसे पहले ये तीनों उस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। द पायनियर ओवर फ्यू जनरेशन ऑल्टर द हैबिटेट थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली तो होता क्या है कि जब किसी भी एरिया में ये माइक्रोब्स, लाइकेन और मॉसेस आ जाते हैं तो इनकी ग्रोथ उन उन चट्टानों में नई 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 चट्टानों में से छोटे छोटे ग्रोथ हो जाएंगे, है ना, पूरे में। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये धीरे धीरे अल्टर करते हैं। जैसे चट्टान है सपोज करिए अच्छी खासी टाइट, तो धीरे धीरे जब ये बड़े होंगे तो धीरे धीरे इरोड करते जाएंगे, इनकी फिर डेथ होगी तो उससे ऑर्गेनिक मैटर भी बनेगा। तो धीरे धीरे है ना यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगता है, सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे आगे की कम्युनिटी डेवलप हो सकती है। तो बेसिकली अल्टर कर देते हैं उस एरिया को जहाँ पे ये आते हैं पायनियर स्पीसीज हमारी। इसी पे एक क्वेश्चन आया था लाइकेन पे 2014 पे, तो इसको देख लेते हैं। लाइकेंस विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन 2014 में आया था कि लाइकन किसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, लाइकन आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। एल्गी प्लस फंगी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, है ना। तो इनके सिम्बायोटिक रिलेशन से क्या बनता है, लाइकन। लाइकन, राइट। तो यहाँ पे कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। फंगी जो होता है हमारा वो शेल्टर प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल एल्गी को, और एल्गी वहाँ पे फूड देती है फंगी को, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बेसिकली एल्गी एंड फंगी, ये ऑप्शन बी। अब हम आगे चलते हैं। फिर एक 2021 में क्वेश्चन आया था, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। तो मतलब सॉइल नहीं है तो ये पायनियर स्पीसीज ही कर सकती हैं, है ना। अभी जैसे हमने देखा कि रॉक हो या नया नया लावा का कुछ चट्टान हो या कोई नया टापू हो, तो जब प्राइमरी सक्सेशन शुरू करती हैं वो यही पायनियर स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की, प्लांट्स और एनिमल की, राइट। तो अब इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं हमारी। फन, फन नहीं होती, फन बड़ा प्लांट है, ये रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। लाइकन जैसे अभी हमने देखा, मॉस अभी देखा हमने, और मशरूम भी नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये आगे वाले स्टेज में आएगी, आगे वाली कम्युनिटी के स्टेज में आएगी। तो ये हमारी दो पायनियर स्पीसीज थी, तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 होगा राइट आपका। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये 2021 का ही क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है कि पायनियर स्पीसीज़ में सबसे पहले कौन सी स्पीसीज़ आती हैं किसी एरिया में, तो आपको क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा एलिमिनेशन के थ्रू। हालांकि 2023 में जो पेपर आया था उसमें एलिमिनेशन तो एलिमिनेट कर दिया है उसने, आप गैस ये वाले तरीके से नहीं आते। लेकिन लेट्स सी कि 2024 में किस तरीके से पेपर आता है, क्योंकि इस बार बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है यूपीएससी का ओवर द काइंड ऑफ ऑप्शंस दे मेड इन क्वेश्चंस। तो हो सकता है मे बी वापस वैसे ही पैटर्न में जाएं, या फिर लेट्स सी कि कैसा आता है 2024 का। बट आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी है। तो जो अभी मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे कि जो पायनियर स्पीसीज होती हैं उनके डेथ के बाद क्या होता है कि जब वो डीके हो जाएंगी तो उससे ऑर्गेनिक मैटर मिलता है ना। तो बैरन रॉक में ये ऑर्गेनिक मैटर जमा होने लगता है धीमे धीमे। बैरन रॉक रहती है हमारी यूजुअली शुरू में, है ना, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की ये एरिया पॉकेट छोटी छोटी बनने लगती है ऑर्गेनिक मैटर की। तो इससे होता क्या है कि जो नई हमारी सीड ग्रोथ है, नया किसी सपोज़ किसी प्लांट का या किसी फन का कोई छोटा ही अगर वो है पौधा, उसका ही सीड अगर है, तो उसको ग्रो होने के लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ये पायनियर स्पीसीज़ की डेथ होती है, ये ऐसे छोटे छोटे पॉकेट बना देती हैं ऑर्गेनिक मैटर के, जहाँ पे आगे वाली कम्युनिटी के लिए ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। तो इसी तरीके से फिर नई नई स्पीसीज़ आ जाती हैं, इन्वेजन हो जाता है। इन्वेजन कैसे होता है, बेसिकली
प्लांट सपोज कोई भी प्लांट का सीड है, अब कोई बर्ड है मान लीजिए, उसने वो फ्रूट खाया किसी चीज़ का, तो उसका वो सीड खा के हो सकता है एक एरिया से ऐसे एरिया में गिरा दे जहाँ प्राइमरी सक्सेशन हुआ है अभी, है ना। तो हो सकता है सीड वहाँ पे गिरा देगा। तो इस तरीके से बर्ड के थ्रू या किसी और थ्रू, हवा, बहुत सारी तरीके से सीड आते हैं, नया स्पीसीज़ आती है। तो इसे उससे क्या होता है कि नई स्पीसीज़ फिर वहाँ बनने लगती हैं, और जो पाइनरी स्पीसीज़ होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं उस हमारे हैबिटेट से। तो इसी तरीके से सक्सेशन हो जाता है वहाँ पे। फिर हमारा कॉन्सेप्ट है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन का। तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन क्या होता है और हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन क्या होता है? ऐसा सक्सेशन जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा ग्रेटर क्वांटिटी में होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, और ऐसा सक्सेशन जहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। अब हम आगे चलते हैं। फिर सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसे सक्सेशन को बोलते हैं जो किसी ऐसे एरिया में हो रहा है जहाँ इसके पहले कोई स्पीसीज़ या कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी। सो सेकेंडरी सक्सेशन इज़ द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता था। यूजुअली फॉरेस्ट जो होती है ना हमारी क्लाइमेक्स स्पीसीज़ होती हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है किसी भी एरिया में नॉर्मली तौर पे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट में आग लग गई, अब इससे होगा क्या कि पूरा जंगल डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस तरीके से पूरा खाली हो जाता है ना। फिर धीमे धीमे यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स आए, है ना, पायनियर स्पीसीज आई, फिर ग्रासेस आई, फिर शेड टॉलरेंट ट्रीज आए, फिर लास्ट में करीब 100-150 साल बाद प्लांट्स फिर से आ गए क्लाइमैक्स वाले। सो ये क्या था? सेकेंडरी सक्सेशन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी इस एरिया में, और उसके डिस्ट्रक्शन के बाद, चाहे पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो, उसके बाद सक्सेशन दोबारा जब शुरू होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें थोड़ी फास्ट होता है सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन के। क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल वॉइल ऑलरेडी बनी हुई होती है अच्छी कंडीशंस में। तो अब हम आगे चलते हैं। तो जो अभी मैंने बताया वही लिखा है इसमें कि द सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी फॉर्म्ड एट द साइट। इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन रिलेटिवली फास्टर होता है। जहाँ पे प्राइमरी को 200 से 300 साल लग सकते हैं, मे बी इसके लिए 150 साल ही एनफ होते हैं। तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा, लेकिन टाइम वाइज मैं बता रहा हूँ रिलेटिवली कि सेकेंडरी में कम लगता है प्राइमरी के मुकाबले। फिर हमारा दो टाइप का और डेफिनेशन है, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। ये देख लेते हैं। When living inhabitants of that community itself bring about succession, the process is called autogenic succession. While the change brought about by outside forces is known as allogenic succession. तो अगर बाहर किसी फोर्स से अगर कोई कम्युनिटी में चेंज आया उस एरिया की कम्युनिटी में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलोजेनिक सक्सेशन कहेंगे। लेकिन अगर चेंज उसी कम्युनिटी के रहने वाले जानवरों या प्लांट के कारण आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। सो बेसिकली जो हमारा नेचुरली जो हमारा होता है सक्सेशन, जहाँ पे पहले पायनियर स्पीसीज आई, है ना, फिर उसके डेथ के कारण नई नई स्पीसीज आ रही हैं, सीड का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो ये क्यों, ये हम इसी को बोलेंगे ये ऑटोजेनिक का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मॉस उसी कम्युनिटी का पार्ट है ना, लाइकेन उसी कम्युनिटी का पार्ट है। तो जब इनकी डेथ होगी, इनके कारण जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा जिसमें सीड ग्रो करेंगे, तो इसके कारण अंदर के ही कम्युनिटी के कारण जब सक्सेशन आएगा तो इसे हम बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन डिफरेंट है कि कोई बाहरी फोर्स के कारण कोई सक्सेशन आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी एरिया में इरोजन हो गया सॉइल का, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर आंधी तूफान आ गया, तो पूरी जो हमारा वो सॉइल का था वहाँ का डिस्ट्रॉय हो गया। सिमिलरली कहीं का पीएच कम ज़्यादा हो गया, कहीं का सपोज़ बाढ़ आ गई किसी एरिया में, तो वहाँ पे नई सॉइल की परत आ गई सपोज़ करिए,
तो ये सारे केस, ये सारे फैक्टर्स आउटसाइड वाले फैक्टर हैं। तो ये सारे, इसके कारण जो चेंजेस आएंगे वहाँ की वेजिटेशन में, वो हमारा एलोजेनिक सक्सेशन का पार्ट होगा। आई होप डिफरेंस आपको समझ आ गया हो। फिर इसके बाद एक 2013 का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम। इन ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज। तो इसको पहले कर लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसेक्ट्स एंड फंगी, नहीं। लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, नहीं, सॉरी ये नहीं है। फिर वाटर लिमिट्स एंड फायर, राइट। तो हमारा इसका आंसर वाटर लिमिट्स एंड फायर ही है। बेसिकली जो हमारे ग्रास लैंड होते हैं ना, ग्रास लैंड, इसमें क्लाइमेक्स स्पीसीज ग्रासेस ही होती हैं। अभी मैंने बताया था कि मेनली मोस्ट लगे फॉरेस्ट बनते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लेकिन जो ग्रास लैंड है उसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, ग्रासेस है। तो बेसिकली क्या होता क्या है कि ग्रास लैंड में पानी इतना तो है कि ग्रास उग जाए, लेकिन इतना नहीं होता कि ट्री लाइफ सपोर्ट हो, है ना। तो पहली ये कंडीशन होती है कि वाटर लिमिट है वहाँ पे, कि ट्री नहीं रिप्लेस कर पाते ग्रासेस को। दूसरा क्या होता है, जो ग्रास होती हैं हमारी, गर्मी के मौसम में ये सूख जाती हैं और इनमें फायर भी लग जाती है वेरी ऑफन ग्रास लैंड्स में। तो फायर लगने के कारण क्या होता है कि कोई भी अगर नई प्लांट की स्पीसीज उग भी रही होती है तो वो जल जाती है आपस में। वाइल किसी ग्रास के बाद, वाइल किसी फायर के बाद ग्रासेस का उगना ईजी होता है, लेकिन और कोई प्लांट्स का उगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर लिमिट्स ऑलरेडी उस एरिया में है। मुश्किल से अगर कोई प्लांट लगा, वो भी फायर के कारण 5-6 सालों में हर बार, 3 साल में हर बार अगर आग लग रही है। तो इसी तरीके से और बाकी जो प्लांट की स्पीसीज होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो आई होप ये आपका आंसर सॉल्व हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में इन्वायरमेंट को लेके, बहुत ही जनरल नेचर में होते हैं, ऐसे कोई टफ नहीं आते। कोई बहुत थ्योरी नहीं पूछ रहा है, बस ऊपर ऊपर से पूछ लेता है कि ग्रासलैंड में क्या डिफरेंस है। अभी डेजर्ट, ग्रासलैंड और ये जो फॉरेस्ट का डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें यही सब पढ़ेंगे हम, कि वाटर लिमिट्स कैसे है, किन कंडीशन में ग्रासलैंड बनते हैं। तो उस तरीके से बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जेरार्ड्स, हाइड्रार्क, मैसिक। तो ये सब देख लेते हैं एक बार कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सारे टर्म्स की डेफिनेशन पे कुछ पूछ सकता है। जेरार्ड्स और हाइड्रार्क का मतलब क्या है, या फिर मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है। तो एक बार हम सारी डेफिनेशन देख लेते हैं इनमें क्या होता है। तो बेसिकली जो सक्सेशन प्लांट्स में होते हैं उनकी ये डेफिनेशंस हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सक्सेशन दैट ऑकर ऑन लैंड वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज़ लो इज़ नोन एज जेरार्च। तो अगर कोई भी लैंड ऐसा है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लो है, वहाँ पे अगर कोई सक्सेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, जेरार्च, राइट। जो सक्सेशन वाटर बॉडी में होता है, लाइक पॉन्ड या लेक में, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रार्च। तो अब नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रार्च है तो वाटर बॉडी में सक्सेशन हो रहा है, और बेयर रॉक वाली कंडीशन में या फिर लो कंटेंट इन मॉइस्चर है, वहाँ हो रहा है तो जेरार्च बोलते हैं। लेकिन दोनों ही सक्सेशन की खास बात यह है कि दोनों ही सक्सेशन लीड करते हैं कहाँ, मीडियम वाटर कंडीशंस की तरफ। मतलब जिसके पास पानी कम है, जेरार्स के पास, वो भी मीडियम की तरफ चला जाता है। मतलब इस यहाँ पानी इंक्रीज़ होता है इस कम्युनिटी में, और जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे पानी डिक्रीज़ होता है और मीडियम कंडीशन पे आ जाता है। ऐसा होता कैसे है वो देख लेते हैं। तो जेरार्स कंडीशन है, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लो है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही पाइनियर स्पीसीज आएंगी प्लांट की, वो यहाँ पे ग्रो करेंगी, राइट। धीमे धीमे ऑर्गेनिक मैटर बनता रहेगा उनके डीके से। फिर धीमे धीमे जैसे वही सक्सेशन की पूरी प्रोसेस है, वहाँ पे नए नए प्लांट्स की स्पीसीज धीमे धीमे उगेंगे। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट्स भी उगते हैं ना किसी एरिया में, तो उस एरिया में रेनफॉल के चांसेस इंक्रीज होने लगते हैं, राइट। तो जहाँ पे पहले बेयर रॉक हुआ करती थी, वहाँ ट्रीज़ की वजह से देखोगे कि पानी रुक रहा है, गिर रहा है रेनफॉल की तरफ, और रुक भी रहा है और रेनफॉल भी ज़्यादा हो रही है, तो मीडियम कंडीशन हो जाएगी, है ना।
सिमिलरली जहाँ पे जैसे किसी पॉन्ड या लेक में ट्रीज़ लगना शुरू हो जाते हैं, उस केस में होगा क्या कि धीमे धीमे वो क्या करेंगे, ग्रो करते करते पॉन्ड और लेक को पूरा कवर कर लेते हैं, अगर क्लीन नहीं किए गए तो, है ना। इतने सारे प्लांट्स उग जाते हैं इस एरिया में कि पूरा पॉन्ड ही कवर हो जाता है, समटाइम्स पॉन्ड ही गायब हो जाता है, इतने ज़्यादा है वो हो जाती है उसकी डेंसिटी। तो अगर वो पॉन्ड कहीं से रिफ़िल नहीं हो रहा है किसी रिवर से या किसी उससे, तो वो पॉन्ड ही ऐसी कंडीशन में चेंज हो जाएगा कि इतना पानी तो पीने वाले इतने सारे प्लांट्स हैं वहीं पे, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी मेसिक कंडीशन हो जाएगी। मेसिक मतलब मीडियम, ना ही ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा वाटरी है। फिर वाटर में कैसे सक्सेशन होता है वो देख लेते हैं। तो वाटर में हमारे जो पाइनियर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन बेसिकली माइक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी है ना। तो ये हमारे पायनियर होते हैं, मतलब पानी में कहीं सक्सेशन होगा तो सबसे पहले आपको फाइटोप्लैंक्टन ही मिलेंगे। फूड चेन भी यूजुअली इन्हीं से स्टार्ट होती है, राइट। फिर ये रिप्लेस होते हैं किससे, फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म से। फिर हाइड्रोफाइट्स आते हैं, फिर सेचस आते हैं, फिर ग्रासेस आती हैं, और फिर फाइनली उस एरिया में ट्रीज़ होते हैं, आ जाते हैं। हालांकि ऑब्वियसली ये प्लांट्स पॉन्ड्स पॉन्ड्स और लेक का है। क्यों? क्योंकि सी में और ओशियन में ये वाली आगे के स्टेज पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे भी सक्सेशन होता है, लेकिन वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी दूसरी होती है। लेकिन जो छोटी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट ही बन जाती है, और धीमे धीमे जैसे ही फॉरेस्ट बनेगा वो लैंड भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैंड में, जो हमारा पॉन्ड का था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्वेटिक प्लांट्स लग चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमियोस्टेसिस इन इकोसिस्टम। तो होमियोस्टेसिस क्या होता है बेसिकली, हम वो देख लेते हैं। सो बेसिकली होमियोस्टेसिस इज़ अ टेंडेंसी फॉर अ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंजेस। तो मतलब कोई भी ये टेंडेंसी होती है हर बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में, वो जो चेंजेस को रजिस्ट करती है उस सिस्टम के। तो जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं दे कैन मेंटेन देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वो अपनी स्पीसीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं, अपनी फंक्शनल प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। और यही जो कैपेसिटी है ना किसी इकोसिस्टम की, सेल्फ रेगुलेशन की, इसी को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस, है ना। तो या तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटी जो इकोसिस्टम की है सेल्फ रेगुलेशन की, उसको हम होमियोस्टेसिस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है। एक पॉन्ड इकोसिस्टम को एज्यूम करिए। अभी हमने देखा था फाइटोप्लैंक्टन, है ना, जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती थी हमारी। उसी तरीके से जू प्लैंक्टन होते हैं, जो बहुत छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, समटाइम्स दिखेंगे अभी नहीं। सो बेसिकली जू प्लैंक्टन होते हैं ना, ये फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं। तो आप अभी हमने देखा था कि फाइटोप्लैंक्टन पायनियर स्पीसीज होती है। तो ये, तो अगर किसी भी सपोज़ करिए पॉन्ड है, वहाँ पे अगर सपोज़ करिए जू प्लैंक्टन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, जब ज़्यादा बढ़ गई है तो फाइटोप्लैंक्टन को ज़्यादा मात्रा में खाने लगेंगे, है ना। तो उसके कारण होगा क्या, ये फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो जाएगी, राइट। तो फिर फूड जो है हमारा जू प्लैंक्टन का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे जो जू प्लैंक्टन है वो मर जाएंगे भूखे, है ना। जैसे ही मर जाएंगे तो जू प्लैंक्टन का नंबर कम हुआ, तो फाइटोप्लैंक्टन का नंबर फिर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका नंबर कम हो गया है, मर गए हैं बहुत सारे, है ना। फिर ये नंबर बढ़ेगा, फिर जो प्लैंक्टन का धीमे धीमे नंबर बढ़ेगा, क्योंकि अब खाना अवेलेबल हो गया है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो मतलब किसी एक का, देख रहे हैं आप कि किसी एक का
नंबर नहीं बढ़ने पा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, इसका बढ़ता है तो इसका कम होता है, इसका कम होता है तो इसका बढ़ता है। तो यही इकोसिस्टम की सेल्फ रेगुलेशन की टेंडेंसी है कि किसी को ओवर में नहीं होने दे रही है, आपस में ही चेक एंड बैलेंस होता रहता है। ऐसी कंडीशंस होती रहती हैं कि कोई बड़ा चेंज नहीं आ पाता वहाँ पे। तो यही प्रोसेस, ये तो मैंने इनके केस में बताई, और हर एनिमल के केस में यही होती है, हर हर ट्रॉपिक लेवल, है ना। बड़ी फिशेस के केस में भी यही है, छोटी फिश कम होंगी, फिर उससे बड़ी फिश की संख्या कम होगी, बड़ी फिश की संख्या कम होगी, फिर छोटी से इनकी बढ़ेगी। तो यही प्रोसेस सब जगह चलती रहती है, हर ट्रॉपिक लेवल में। ट्रॉपिक लेवल से मतलब है, अभी हमने फूड चेन देखी थी, तो अलग अलग एक आदमी दूसरे को खा रहा था, तो ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल हैं सारे, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इस लेवल पे अलग प्रोसेस चलती रहती है, इस प्रोसेस पे, इस लेवल पे अलग, इस लेवल पे अलग। तो ये प्रोसेस सब जगह चलती है, तो यही टेंडेंसी है। आई होप आपको समझ आ गई हो कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार और थोड़ी डिटेल में। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्पेशली थ्रू फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस भी होता है, जैसे जब हम हमारी बॉडी को गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के कारण हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है ना। इसी तरीके से जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हम लोग जैसे होते हैं इंसान, हम लोग भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारे घर के इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो जैसे बहुत ठंडी आ गई है ना, कोल्ड आ गई, बहुत ठंडी का मौसम आ गया, एक्सट्रीम ठंडी पड़ रही है, उस केस में हम लोग घर गर्म करने की कोशिश करते हैं ना, हीटर चला रहे हैं, गर्म पानी से नहा रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस जब भी हमारा डिस्टर्ब होता है, हम इंसानों की टेंडेंसी होती है कि उसको कम करने की, जितना चेंजेस बड़े कम कम करे जा सकें हम उसको कम करते हैं। ऐसे ही जब गर्मी आती है तो हमें ठंडा कोल्ड वाटर में नहाने में मज़ा आता है, राइट। तो हम अपना इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है घरों का, ऐसे ही हम ऑर्गेनिज्म है, इसी तरीके से जानवर होते हैं बहुत से, जैसे भालू है, वो कोल्ड के सीज़न में हाइबरनेट करना चला चला जाता है ना। तो अलग अलग सारे ऑर्गेनिज्म का तरीका है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का। फिर रेगुलेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं फिजियोलॉजिकल मींस के थ्रू कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल मींस का मतलब है बॉडी में कोई चेंजेस लाके, जैसे पसीना आना, है ना, या फिर मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ना, बॉडी को गर्म करने के लिए। और कई बार बिहेवियरल तरीके से भी होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जाता है। जैसे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं अंडर ट्री शेड टू अवॉइड समर हीट, है ना। जब बहुत गर्मी होती है तो गाय वाय जो हमारे आसपास होती हैं, पेड़ों के नीचे जाके बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें छाया मिलती है, उनको ठंडा उनको लगता है थोड़ी सी। फिर हमारे जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, और कुछ नंबर पे जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट स्पीसीज होती हैं, इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती इनकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन की, है ना, थर्मो और ऑस्मो रेगुलेशन की। इसका मतलब क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर ये खुद मेंटेन नहीं कर सकते। इनको धूप में जाके, जब इनकी बॉडी ठंडी होती है तो इनको धूप में जाके बैठना होता है। फिर जब कोल्ड होने लगती है तो फिर जब गर्म होने लगती है तो इनको शेड में जाना पड़ता है, छाया में, है ना। तो ये बाहर के इन्वायरमेंट के हेल्प से मेंटेन करते हैं अपना। हमारे जो हम हैं मैमल्स जो कहलाते हैं, ह्यूमंस जैसे हैं, या और भी मैमल्स हैं, जो उनकी जो एबिलिटी है टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यही हेल्प करती है कि हम ऐसे अंटार्कटिका और सहारा डेजर्ट जैसे एरिया में रह सकते हैं। क्योंकि इन एरियाज़ में आपको ये छोटे बर्ड्स और ऐसे मैमल्स नहीं मिलेंगे। क्यों? इनके पास वो एबिलिटी है ही नहीं, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ऐसे एरियाज़ में। प्लांट्स में भी ऐसे कोई मैकेनिज़्म नहीं होते, इसीलिए प्लांट्स भी देखेंगे उनकी रेंज भी बहुत लिमिटेड होती है। हमारा वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट जो होता है ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, सबसे घना, है ना, सबसे घना, लश और सबसे डाइवर्स फॉरेस्ट जो होता है, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलता है। जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ आप जाओगे, वैसे वैसे फॉरेस्ट भी आपको नहीं मिलेंगे, या फिर कोई छोटी बर्ड की स्पीसीज़ या मैमल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं मिलते ऐसे एरियाज़ में। फिर कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो कन्फॉर्मर्स का मतलब वही है जो अभी हमने देखा कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स और होते हैं, और नियरली ऑल प्लांट्स, वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाते। उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से,
और सिमिलरली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उनकी बॉडी फ्लूइड्स में, वो भी आसपास के वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए जिन प्लांट्स और एनिमल्स की कंडीशन बाहर के एटमॉस्फेयर से डिपेंड करे उनको हम बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। तो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं हमारे, उनमें ये एबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि थर्मो रेगुलेशन जो है हमारा, ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। फिर जैसे जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, जैसे श्रू हो गई, हमिंग बर्ड हो गई, तो इनके लिए बहुत ही ये ट्रू हो जाता है ये केस। उनके पास ऐसी बॉडी है ही नहीं कि इतना एनर्जी प्रोड्यूस करके थर्मो रेगुलेट कर सके उनकी बॉडी, है ना। और एक और कंडीशन होती है, जैसे जो हमारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम, इसीलिए दे टेंड टू लूज़ बॉडी हीट वेरी फास्ट अगर कोल्ड में आकर रहेंगे तो। इसीलिए होता क्या है कि इनका जो ज़्यादातर एनर्जी होगा वो बॉडी हीट जनरेट करने में ही निकल जाएगा। बॉडी हीट कैसे जनरेशन होगी? जब खाना खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी हीट जनरेट होगी। तो इसीलिए आपको जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे छोटे एनिमल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है इतना एनर्जी, मतलब फूड इतने कंज्यूम करना और उतना कन्वर्ट करना उसको बॉडी हीट में कि मेंटेन कर पाएँ पूरा टेम्परेचर अपना। फिर माइग्रेशन की प्रोसेस के थ्रू भी होता है होमियोस्टेसिस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से मूव करके मोर हॉस्पिटेबल एरिया की तरफ जाते हैं, और जब स्ट्रेस पीरियड ख़त्म होता है तब वो वापस भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हर साल ठंडी के मौसम में जो कियोलादियो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। कहाँ से? साइबेरिया से। तो एक्सट्रीम कोल्ड एरिया से आती हैं विंटर में, ठंड का साल राजस्थान में बिताने, है ना। तो ये भी एक होमियोस्टेसिस मेंटेन करने का एक तरीका है। इसके बाद हमारा जो होमियोस्टेसिस मेंटेन करने का तरीका है कुछ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ में, उसमें सस्पेंड की प्रोसेस है। कैसे होती है ये देख लेते हैं। अगर जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो अवॉइड नहीं कर पा रहा है स्ट्रेसफुल एरिया को टाइम रहते, तो उस केस में होता क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन में चला जाता है। जैसे पोलर बियर का एरिया यहाँ पे एग्जांपल है, पोलर बियर। तो ये बेसिकली पूरे साल भर खाते हैं और ठंडी के मंथ्स में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, डीप स्लीप में। हाइबरनेशन किसको बोलते हैं? सोने चले जाते हैं। तो इन्होंने जितना साल भर फैट खाया होता है वही फैट के थ्रू ये जिंदा रहते हैं 3-4 महीने जब सोते रहते हैं ये एक्सट्रीम ठंडियों के केस में। सिमिलरली जो स्नेल्स और फिश होती हैं ये एस्टिवेशन में चली जाती हैं टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट और डेसिकेशन, है ना। तो हाइबरनेशन किस में होता है? पोलर बियर्स में या नॉर्मल बियर्स में हाइबरनेशन देखने को मिलता है। एस्टिवेशन वैसी ही प्रोसेस है स्नेल्स और फिश में देखने को मिलती है। सिमिलरली जो मैनी जू प्लैंकटन की स्पीसीज़ हैं लेक और पॉन्ड में, वो डाईपॉज में चली जाती हैं। ये स्टेज है क्या? किसका? सस्पेंडेड डेवलपमेंट का, मतलब इस फेज़ में डेवलपमेंट उनकी रुक जाती है। तो ये सारे तरीके हैं किस तरीके से होमियोस्टेसिस मेंटेन किया जा सकता है और किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो हमारे चैप्टर में, इस थर्ड चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट थे। अब हम इसके एंड में आ गए हैं, तो होपफुली आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए हों। एक बार इसको आपको रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने से होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो भी बुक हो उससे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, होमियोस्टेसिस का, सक्सेशन का, इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और ये जो टर्म्स हैं कुछ कुछ, है ना, जेरार्स हो गया, हाइड्रार्स हो गया, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिर ऑटोजेनिक क्या होता है, एलोजेनिक क्या होता है, इस तरीके के जो टर्म्स हैं इनको याद रखना है ताकि कभी आए तो हम लोग आंसर कर सकें। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ऊपर के डेफिनेशन पे ही आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसको कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नए नेक्स्ट लेक्चर आएँ इस सीरीज़ के तो आपको वो ईज़िली मिल जाएँ।